ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है, ये मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। प्यूपिल को डायलेट करना है, सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। दिन की रोशनी में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, इसका मतलब आपकी ओकुलोमोटर नर्व काम कर रही है। रात को प्यूपिल डायलेट होते हैं, इसका मतलब आपके सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट के दिन के टाइम पे लाइट डालने से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होते जो होने चाहिए, लाइट पे कंस्ट्रिक्ट ना हो, तो आपकी ओकुलोमोटर नर्व डैमेज हो सकती है। अगर आपके प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं लेकिन रात को प्यूपिल डायलेट नहीं हो रहे, रात को आपको जो है वो चलने में मसला हो रहा है, इसका मतलब आपको प्यूपिल डायलेट नहीं हो रही, इसका मतलब आपके सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई का कोई इशू है। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। अब हम पढ़ने क्या लगे हैं, हमारी आईज के अंदर एक मसल होता है सिलियरी मसल, जो आपको इस तरह नजर आ रहा है, ये वाला, ये सिलियरी मसल है। अब होता क्या है, ये जो सिलियरी मसल्स हैं इनका क्या फंक्शन है? देखो मेरी बात सुनो, सिलियरी मसल देखो किसके साथ कनेक्टेड है? लेंस के साथ। हमारी आंखों में किसके साथ कनेक्टेड है? ये ब्रोस, ये देखो, ये लेंस के साथ कनेक्टेड है, ये सिलियरी मसल है, ये लेंस के साथ कनेक्टेड है। अच्छा मेरी गाल सुनो, लेंस को खींचना है या रिलैक्स करना है, किन मसल्स पे डिपेंड करता है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल पे। देखो लेंस होता है ऐसे, अगर आप लेंस को गोल करना चाहते हो, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, जितना गोल होगा उतना कॉन्वेक्स होगा। अगर लेंस को ऐसे चिपटा करना चाहते हो, इसका मतलब है आप लेंस को क्या कर रहे हो? लेस कॉन्वेक्स। जितना, अगर आप लेंस गोल करना चाहते हो, आप चाहते हो लेंस गोल हो जाए, तो सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। गोल लेंस के लिए सिलियरी मसल्स क्या करेंगे? करेंगे। अगर आप लेंस को गोल नहीं करना चाहते, लेस कन्वेक्स करना चाहते हो, अंडे की शेप का बनाना चाहते हो, तो फिर सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स। पहले तो ये पॉइंट समझ लो, आप चाहते हो लेंस गोल हो जाए तो सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। आप चाहते हो लेंस कम गोल हो, लेस कन्वेक्स हो, तो सिलियरी मसल को क्या कर दो? रिलैक्स। अब ये कहां पे काम आता है? देखो, ज्यादा गोल लेंस होगा ना, जितना गोल लेंस होगा आप उतना करीब देख रहे हो, जितना दूर देखते हो आपका लेंस कम गोल हो जाता है। अगर आप करीब कोई चीज देखते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, या फॉर एग्जांपल मैं ये कोई चीज पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक की है, मेरे पास ये बुक है, मैं यहां पे करके पढ़ रहा हूं, मेरा लेंस क्या हो गया? जी ब्रोज, मेरा लेंस क्या हो गया? राउंड, गोल हो गया। अब मैं वो दूर एसी के ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ रहा हूं, अब मेरा लेंस क्या हो गया? लेस कन्वेक्स, लेस कन्वेक्स हो गया। इसका मतलब जब नेड़े की शय, जब करीब कोई चीज पढ़नी हो तो लेंस गोल करना पड़ता है, जब दूर कोई चीज पढ़नी हो तो लेंस क्या करना पड़ता है? कम गोल करना पड़ता है। इसका मतलब करीब करें तो लेंस गोल हो जाए, दूर की चीज पढ़ें तो लेंस लेस गोल हो जाए, लेस कन्वेक्स हो जाए। दिस इज कॉल्ड accommodation, this is called accommodation, this is called accommodation। ये सिलियरी मसल्स करते हैं, और सिलियरी मसल्स को जो नर्व सप्लाई है वो ओकुलोमोटर नर्व है। अब मुझे ये बताएं, लेंस गोल करना है या कट गोल करना या बोता गोल करना, डिपेंड करता है आप चीज करीब देखना चाहते हो कि दूर देखना चाहते हो। ये ओकुलोमोटर नर्व कर रही है। इसका मतलब ये मैं पढ़ रहा हूं, ओकुलोमोटर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 3 लियन, ये मैंने इतना करीब किया है तो मेरी लेंस उतना ही गोल होता गया है। कौन से नर्व की वजह से हो रहा है गोल? ओकुलोमोटर नर्व। इसका मतलब
कि जो आपकी ओकुलोमोटर नर्व है ये सिलियरी मसल्स को सप्लाई करती है। सिलियरी मसल्स लेंस को ज्यादा गोल, कम गोल, कन्वेक्स, मोर कन्वेक्स, लेस कन्वेक्स, मोर कन्वेक्स, लेस कन्वेक्स करते हैं। जितना करीब देखना चाहते हो लेंस गोल हो जाएगा, जितना दूर देखोगे लेंस लेस गोल हो जाएगा, लेस कन्वेक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या सिलियरी मसल्स मेरी इस बुक को, क्या ओकुलोमोटर नर्व मेरी इस बुक को रीड करने में मेरी हेल्प कर रही है? अच्छा, मैं ये करीब देख रहा हूँ, मेरी ओकुलोमोटर नर्व एक्टिवेट होकर मेरे सिलियरी मसल को क्या करवा दिया? सिलियरी मसल को क्या करवा दिया? क्योंकि जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस क्या होगा? राउंड होगा। इफ यू वांट कि आपका लेंस ज्यादा गोल हो जाए, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। अगर आप चाहते हो लेंस कम गोल हो, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना है। तो ये दोनों काम कौन कर रही है? जी ब्रो, जल्दी ना दस दो। ओकुलोमोटर नर्व। अब मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे करीब की चीज नहीं पढ़ी जाती, दूर की पढ़ लेता हूं, इसका मतलब करीब की चीज क्यों नहीं पढ़ी जा रही? उसका लेंस नहीं गोल हो रहा, इसलिए नहीं उससे पढ़ी जा रही। लेंस क्यों नहीं गोल हो रहा? क्योंकि उसके सिलियरी मसल्स क्या नहीं कर रहे? कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसको नर्व सप्लाई कौन सी डैमेज हो गई है? इसका मतलब जब ओकुलोमोटर नर्व डैमेज होगी, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेंस गोल नहीं होगा। जब लेंस गोल नहीं होगा, करीब की चीज नहीं पढ़ी जाएगी। तो क्या इन पेशेंट्स को जिनकी ओकुलोमोटर नर्व डैमेज होगी, इनको करीब की चीज पढ़ने में मसला होगा कि दूर की चीज पढ़ने में मसला होगा? जी ब्रो, करीब की चीज पढ़ने में मसला होगा कि दूर की चीज? मसला तो फिर दोनों में भी हो सकता है। नहीं, देखो ना, जब सिलियरी मसल्स, जब थर्ड नर्व कट जाएगी, थर्ड नर्व सप्लाई नहीं दे रही, सिलियरी मसल तो ऑलरेडी रिलैक्स है, सिलियरी मसल तो ऑलरेडी रिलैक्स है, और लेंस तो पहले ही गोल नहीं है, दूर की चीज तो पढ़ी जाएगी, क्योंकि उसमें तो लेंस गोल चाहिए नहीं। नजदीक की चीज है। लेंस गोल चाहिए, लेंस गोल चाहिए करीब की। जब जब सिलियरी मसल्स एक्टिवेट होंगे, लेंस गोल होगा, तो करीब की चीज पढ़ी जाएगी। इसका मतलब करीब की नजर इनकी कमजोर होगी, दूर की नजर इनकी ठीक होगी। तो करीब की चीज नहीं पढ़ी जा रही, वो इसलिए कि लेंस गोल नहीं हो रहा, वो इसलिए कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई करती है, ये पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई होती है। तो जी मुझे बता दें, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो क्या लॉस ऑफ अकोमोडेशन होगी थर्ड नर्व पाल्सी में? यस सर। क्या लॉस ऑफ प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होगी थर्ड नर्व पाल्सी में? यस सर। क्या लॉस ऑफ आईलिड एलिवेशन होगी थर्ड नर्व पाल्सी में? यस सर। क्या एक्सटर्नल डाउन एंड आउट आई होगी थर्ड नर्व पाल्सी में? यस सर। ये सारी चीजें आपकी थर्ड नर्व पाल्सी में आएंगी। सारे ने पहले पे आके मैं ही पे पहले सर। सर जी ब्रो, बाकी लोग जी जी सर। यस सर जी, दूर की नजर का अगर इश्यू बना तो फिर भी सिलियरी मसल डैमेज होंगे। देखो मेरी गल सुनो, सिलियरी मसल काम नहीं कर रहे, लेंस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? लेस कन्वेक्स। यस सर। दूर की नजर में वैसे ही हमें लेस कन्वेक्स चाहिए होता है, वो पहले ही लेस कन्वेक्स है, इट्स ओके। यस सर, यस सर, यस सर, इज इट। दूर की नजर में तो पहले ही हमें लेस कन्वेक्स चाहिए, और थर्ड नर्व पाल्सी जब होगी, लेंस तो पहले ही लेस कन्वेक्स हुआ पड़ा है। मसला तो आना है जब करीब की नजर में मोर कन्वेक्स चाहिए, उस वक्त सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, उस वक्त थर्ड नर्व हमें काम करनी चाहिए। इसीलिए लॉस ऑफ विजन जो होगी, नियर होगी कि फार होगी? नियर होगी सर। नेड़े वाली नियर विजन आपकी लॉस। सबको समझ आई है? अब आप लोग इसको आपको फर्स्ट एड से पढ़ोगे ना, फर्स्ट एड से ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। फर्स्ट एड पे क्या लिखा हुआ है कि थर्ड नर्व पाल्सी में आपकी प्यूपिल कंस्ट्रक्शन होती है, आगे लिखा हुआ है स्फिंक्टर प्यूपिला। अच्छा, लॉ और अकोमोडेशन में थर्ड नर्व पाल्सी, थर्ड नर्व का रोल होता है आईलिड ओपनिंग में। इसका मतलब अब आपको मैं पूछ लूं
डाउन एंड आउट आई, डायलेटेड प्यूपिल, ठीक है, उसके बाद टोसिस ऑफ आईलिड, लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। आंसर क्या होगा आपका? कौन सी नेपाल से है? थर्ड पालसी। थर्ड नेपाल से। आई होप सो सारे समझ आएगी गल। आगे चले। यस सर। जी सर। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, अब मेरी बात सुना गौर से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये मैं किधर देख रहा हूं? अपने खब्बे पास से। मेरी लेफ्ट आई भी लेफ्ट साइड पे देख रही है, मेरी राइट आई भी किस साइड पे देख रही है? लेफ्ट साइड। इसका मतलब लेफ्ट आई को लेफ्ट लेकर जाने के लिए लैटर रेक्टस ने काम किया है, लेकिन राइट आई को लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए मीडियर रेक्टस ने काम किया है। राइट आई लेफ्ट साइड पे इसलिए देख रही है कि राइट आई को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो कौन सा मसल चाहिए? मीडियर रेक्टस। लेफ्ट आई को लेटर मूव, इसका मतलब जब हम एक साइड पे देखते हैं, एक आंख का लेटर रेक्टस काम कर रहा होता है, एक आंख का मीडियर रेक्टस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर देख रहा हूं, इस आंख का कौन सा काम कर रहा है? इधर देखते हुए, राइट साइड में देखते हुए, इस आंख का। और इस आंख का कौन सा काम कर रहा है? इसका मतलब जब हम आई को खब्बे पास से मूव करते हैं या दोनों आईज को सज्जे पास से, आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा कर सकते हो क्या? आप कहते ये आई ना हिले, बस ये हिले, एक आई को अकेला मूव कर सकते हो? नहीं। अगर आपने राइट साइड पे देखना है तो दोनों आंखें राइट साइड पे जाएंगी, अगर आपने लेफ्ट साइड पे देखना है तो दोनों आंखें लेफ्ट साइड पे जाएंगी। इसका मतलब इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल गेज, कि दोनों आंखें राइट साइड की तरफ देखेंगी या दोनों आंखें इकट्ठी लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगी। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल गेज। कौन सा गेज जी रोज? हॉरिजॉन्टल गेज। हॉरिजॉन्टल गेज में एक आई का लैटरल रेक्टस काम करता है, एक आई का मीडियल रेक्टस काम करता है। इसका मतलब अगर मेरी थर्ड नर्व पाल्सी हो राइट साइड की, क्या मेरी राइट आई लेफ्ट साइड पे देख सकेगी? नो। अगेन गौर से सुनना, राइट ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज है, राइट आई का मीडियल रेक्टस पैरालाइज हो जाएगा। राइट ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होगी, राइट आई का मीडियल रेक्टस में से पैरालाइज हो जाएगा। जी सर। यस सर। अच्छा, राइट आई की जब राइट ऑक्यूलोमोटर नर्व जब डैमेज होगी तो राइट आई का मीडियल रेक्टस काम नहीं करेगा, तो क्या मेरी राइट आई लेफ्ट साइड पे जाएगी? नो सर। क्योंकि राइट आई को मैं लेफ्ट साइड पे देखना चाहता हूं, तो राइट आई को लेफ्ट साइड पे लेकर कौन जाएगा? मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस। इसका मतलब अगर आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज है जिस भी साइड की, वो आई आपकी वो आई जो होगी, उसका मीडियल रेक्टस पैरालाइज होने से आप आई को उस साइड पे मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई मेरी, मैं अभी अभी मैं इधर देख रहा हूं, इस आई का कौन सा मसल काम कर रहा है? लेटरल। इस आई का कौन सा काम कर रहा है? मीडियल रेक्टस। अच्छा, ये आंख तो इधर चली गई, ये आंख अगर मेरी सीधी देखती रहे, अगर मैं इधर देख रहा हूं, राइट आई तो मेरी लेफ्ट साइड पे चली गई, लेफ्ट आई मेरी राइट साइड पे नहीं गई, लेफ्ट आई अगर सीधी रहे, इसका मतलब कौन सी नर्व डैमेज है मेरी लेफ्ट आई की? थर्ड। ये देखना हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी। लुक, ये देखो, सर जी। हाँ जी,
तो सर जब ये क्रेनियल नंबर 3 डैमेज होगी तो सर आई लेंस खुद ही लेटरल साइड पे नहीं मूव कर जाएगा, क्योंकि क्रेनियल नंबर 6 तो काम कर रही है ना ऑटोमेटिकली। वेरी गुड। वो इसे डाउन एंड आउट आई इसीलिए तो हुई है। जी वही सर, मीडियल साइड वाला तो मतलब फिर वो, क्योंकि फिर तो खुद ही लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। नहीं, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना कि अगर आपसे मैं कहूं कि एक पेशेंट की राइट आई लेफ्ट साइड पे नहीं जा रही या लेफ्ट आई राइट साइड पे नहीं जा रही, इसका मतलब कौन सा मसल पैरालाइज है? राइट आई को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो कौन सा मसल चाहिए? सर राइट आई को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अच्छा लेटर मीडियल रेक्टस। कदीर, राइट आई को सर राइट राइट आई को सर जी सर लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, कौन सा मसल चाहिए राइट आई का? मीडियल रेक्टस सर। लेफ्ट आई को राइट साइड पे लेके जाना है, इधर को, इस आंख को इधर को मोड़ना है, कौन सा मसल चाहिए लेफ्ट आई को? लेटर रेक्टस। यार कोई मीडियल रेक्टस सर। मेरी बात सुनो, ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस आंख को लेफ्ट आई को मैं ये राइट साइड पे लेके गया हूं, मीडियल रेक्टस सर। लेफ्ट आई का कौन सा मसल काम किया? मीडियल रेक्टस सर। और अब मैं लेफ्ट साइड पे देख रहा हूं, अब राइट आई का कौन सा मसल काम किया? इसका भी मीडियल रेक्टस ही सर। हाँ, अब पहुंचो ना। अखा कमा मेरियां दुखन लग पी हैं जी, समझ आ गई सब लोगों को? Yes, डॉक्टर sir. अलीना, आतिफ, उसामा, यस सर। डॉक्टर हमना। यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। अब आगे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो ओक्लोमोटर नर्व होती है ना, ये ओक्लोमोटर नर्व का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। ओक्लोमोटर नर्व में ना जो पैरासिम्पैथिक फाइबर्स होते हैं ना, वो नर्व के अंदर के साइड पे होते हैं, और जो सोमैटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो आउटसाइड होते हैं। सोमैटिक फाइबर से मुराद जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करनी है। अब ये एक नर्व है, जो पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स हैं वो इस नर्व के सेंटर में होते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं उनको जो नर्व सप्लाई होती है उसे कहते हैं सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स बाहर की तरफ होते हैं, ये ओकुलोमोटर नर्व है। इस तरह ओकुलोमोटर नर्व आपकी इस तरह होती है। एक बार होल्ड कीजिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये एक नर्व है, ये एक आपकी ओकुलोमोटर नर्व है, ये आपकी एक ओकुलोमोटर नर्व है, ठीक है। अब जो ओकुलोमोटर नर्व में बाहर वाले न्यूरॉन्स है ना, जो ओकुलोमोटर नर्व में बाहर वाले न्यूरॉन्स है ना, ये सप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को। जो ओकुलोमोटर नर्व में सेंटर में न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये जो सेंटर में न्यूरॉन्स होते हैं ना ओकुलोमोटर नर्व में, ये होते हैं पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ओकुलोमोटर नर्व के, सॉरी मैं फिर पुठा जा जाता हूँ, हमेशा ही उल्टा बताता हूँ। अच्छा, जो ओकुलोमोटर नर्व के, पिछली दफा मैंने उल्टे बताया था, एक मिनट होल्ड कीजिए। जो ओकुलोमोटर नर्व के बाहर वाले न्यूरॉन्स हैं वो यार पैरासिम्पैथिक होते हैं, सेंटर वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके हमेशा मिक्स होता है। जो ओकुलोमोटर नर्व के सेंटर में न्यूरॉन्स हैं ये हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करेंगे। जो ओकुलोमोटर नर्व के बाहर वाले न्यूरॉन्स होते हैं ये होते हैं पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स, जो आइरस को और सिलियरी मसल्स को सप्लाई करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ओकुलोमोटर नर्व के जो बाहर वाले न्यूरॉन्स हैं वो इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करेंगे, जो सेंटर में न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक मसल को सप्लाई। एक्सट्रिंसिक मसल वही है ना जो एक्स्ट्रा ऑकुलर है। इसका मतलब जो आइरस को नर्व सप्लाई जा रही है, जो सिलियरी मसल को नर्व सप्लाई जा रही है, वो ओकुलोमोटर नर्व में वो न्यूरॉन्स कहाँ पे है? बाहर वाली साइड पे। और जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को नर्व सप्लाई जा रही है वो न्यूरॉन्स ओकुलोमोटर नर्व में कहाँ पे है? सेंटर में। क्लियर हो गया?
अब मुझे एक बात बताओ जी ब्रो, यहां तक क्लियर Yes, है? sir. आप मुझे ये बताएं, ओक्लोमोटर नर्व में बाहर वाली साइड पे कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? Parasympathetic. पैरासिम्पैथिक, जो सीलिया को सप्लाई करते हैं, जो आइरस को सप्लाई करते हैं, जो आपके सीलियरी मसल को सप्लाई करते हैं। जो सुपीरियर रेक्टस मसल है, इंफीरियर रेक्टस है, मीडियर रेक्टस है, इंफीरियर ओब्लिक है, उनको जो नर्व सप्लाई जा रही है वो न्यूरॉन्स कहां पे होते हैं? वो सेंटर में होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे कोई ट्यूमर हो नर्व के बाहर, वो कौन से न्यूरॉन्स को कंप्रेस करेगा, अंदर वाले के बाहर वाले? बाहर वाले। अगर कोई आर्टरी खुली हो बाहर, आर्टरी का एन्यूरिज्म हो, ब्रेन की कोई आर्टरी डायलेटेड हो, तो बाहर वाले न्यूरॉन्स पे प्रेशर पड़ेगा कि अंदर वाले न्यूरॉन्स पे? बाहर वाले। इसका मतलब आपकी नर्व को जब कोई चीज बाहर से प्रेस करेगी, पहले बाहर वाले न्यूरॉन्स प्रेस होंगे कि सेंटर वाले? बाहर वाले। बाहर वाले। इसका मतलब अगर आपकी पैरासिम्पैथिक नर्व डैमेज, आपके मसल, आपकी नर्व सप्लाई आंख की इफेक्ट हो रही है, लेकिन मोटर न्यूरॉन्स ठीक हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपकी ओक्लोमोटर नर्व को कंप्रेस कर रही है। अगर ओक्लोमोटर नर्व को कोई चीज दबा रही है, उस प्रेशर की वजह से बाहरी वाले न्यूरॉन्स इफेक्ट होंगे, सेंटर वाले नहीं होंगे। इसका मतलब अगर कोई ट्यूमर हो, ओक्लोमोटर नर्व को कंप्रेस कर रहा हो, तो बताओ पैरासिम्पैथिक फाइबर्स इफेक्ट होंगे कि एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स वाले इफेक्ट होंगे? पैरासिम्पैथिक फाइबर्स कौन से हैं? आइरस, सिलियरी मसल। मैं आपसे कहूं कि यार एक पेशेंट है, उसकी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब उसके सेंटर वाले न्यूरॉन्स बिल्कुल ठीक है, उसके प्यूपिल का मसला है, उसके सिलियरी मसल्स का मसला है। आप कहोगे यार कि ये जो पेशेंट है, इसके एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ठीक है, लेकिन जो आंख के अंदर नर्व सप्लाई है, जिसे हम पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई कहते हैं, वो इफेक्ट हो रही है, तो काज कोई ना कोई क्या होगी? ओक्लोमोटर नर्व को कोई ना कोई चीज क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है। लेकिन अगर सेंटर वाले न्यूरॉन आपके इफेक्ट हो, बाहर वाले ठीक हो, बाहर वाले ठीक होंगे, मतलब पैरासिम्पैथिक ठीक होंगे, मतलब आइरस का कोई मसला नहीं होगा, सीलियरी मसल का कोई मसला नहीं होगा। अगर बाहर वाले न्यूरॉन ठीक है, सेंटर वाले न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, ये आपकी जब ब्लड वेसल्स की डिजीज होती है ना, वैस्कुलाइटिस, जिस तरह डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट में ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो जब ब्लड वेसल की कोई डिजीज होगी, जब ब्लड वेसल ब्लॉक होंगी, तो तब पहले अंदर वाले न्यूरॉन्स इफेक्ट होंगे। अगर एक पेशेंट के सेंटर वाले न्यूरॉन्स इफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को डायबिटिक वेस्कुलोपैथी है, उसको डायबिटीज की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं। इसलिए जब बाहर वाले न्यूरॉन्स के सिम्टम्स आए, जो कि पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स है, फिर कोई ना कोई चीज नर्व को कंप्रेस कर रही है। जब सेंटर वाले न्यूरॉन्स के सिम्टम्स आए, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के सिम्टम्स होंगे, इसका मतलब फिर उस ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई, उस नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब अब ये आपने रटा मारना है कि सेंटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो होते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को, और सेंटर वाले न्यूरॉन्स जो रेड कलर में दिखाए हैं, ये डैमेज होते हैं जब ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम हो, नर्व की ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तब जो आपके सेंटर वाले पहले इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर बाहर वाले पहले इफेक्ट हुए हैं, फिर कोई ना कोई चीज कंप्रेस कर रही है। सब लोगों को क्लियर हो गया? अब मैं आपसे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुश्किल क्वेश्चन होता है पेपर का। मैं आपसे कहूं, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद डाउन एंड आउट आई, with down and out eye, but pupil response is very good. Ciliary accommodation is intact, accommodation loss नहीं हुई, pupillary response बिल्कुल ठीक है, but आंख सिर्फ डाउन एंड आउट है। इसका मतलब कौन सा मसल पैरालाइज है?
सर ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इसका मतलब आंख डाउन एंड आउट जो हुई है वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की वजह से हुई है। प्यूपिल ठीक है, अकोमोडेशन ठीक है, इसका मतलब उसके पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स तो ठीक है। क्या काज होगी? ऑप्शन ए ट्यूमर, ऑप्शन बी एनुरिज्म, ऑप्शन सी डायबिटिक वेस्कुलोपैथी। क्या आंसर लगाओगे? डायबिटिक वेस्कुलोपैथी। अगर मैं आपसे कहूं एक पेशेंट आया है, उसकी आई बिल्कुल ठीक है, कोई डाउन एंड आउट नहीं है, आई बिल्कुल ठीक है और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल बिल्कुल ठीक है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, अकोमोडेशन नहीं हो रही, फिर इसका मतलब नर्व का कौन सी साइड डैमेज हो रही है, सेंटर वाली या बाहर वाली? और बाहर वाली को कौन डैमेज कर रहा होगा? ट्यूमर या एनरिज्म कर रहा होगा। जी ब्रो, सब लोगों को क्लियर आते हैं मेरा जोया उसामा? यस सर। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, टाइम लगता है क्रेनियल नर्व्स पे, लेकिन समझनी बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं चल सकते आगे। अब मुझे ये बताएं किस किस को 100% ऑक्लोमोटर नर्व समझ आ गया? जी सर। अच्छा, तो अभी ऑक्लोमोटर नर्व अगर आपकी मैं कहूं, अच्छा आप कौन सा एनरिज्म का काजेज लिखो ऑक्लोमोटर नर्व के। अगर मैं कहूं पेशेंट डायबिटिक है, आपने सेंटर वाले न्यूरॉन्स को उड़ाना है ऑक्लोमोटर नर्व के, और सेंटर वाले न्यूरॉन्स जो है लिखो पेशेंट डायबिटिक, सेंटर वाले न्यूरॉन्स इफेक्ट होंगे डायबिटिक पेशेंट के, क्योंकि उनको ब्लड फ्लो नहीं पूरा होता, सेंटर में होते हैं ना, ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के सिम्टम्स आएंगे। अगर पेशेंट को एनोरिज्म हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी आर्टरी का एनोरिज्म हो, ये हम ना आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप लिख लो एनोरिज्म हो पोस्टीरियर, लिखो आप आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एनोरिज्म, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एनोरिज्म ऑफ, ये मैम आपको बता रहा हूं नर्व बाहर से जो प्रेशर डलेगा, ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एनोरिज्म, ये देखो एनोरिज्म होता है इस तरह कोई चीज फूल जाए ना, जैसा ये देखो ब्लड वेसल यहाँ से फूल गए, ये आगे आपको ब्रेन की ब्लड सप्लाई में समझ आएगी, अभी बस आप लिख लो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एनोरिज्म हो, ठीक है। उसके बाद एनोरिज्म ऑफ, ये आपको ब्लड वेसल जब पढ़ेंगे ना उसको समझ आएगी, एनोरिज्म ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो, एनोरिज्म ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो, या एक और हम आगे पढ़ेंगे अंकल हर्निएशन। ये सारी कंडीशन में आपकी नर्व बाहर से कंप्रेस होगी, ये सारी कंडीशन में आपकी नर्व बाहर से कंप्रेस होगी, उस पर प्रेशर डलेगा, इसलिए बाहर वाले फाइबर्स इफेक्ट होंगे। अगर डायबिटिक पेशेंट को होगा तो फिर सेंटर वाले फाइबर्स इफेक्ट होंगे। जी ब्रोस, क्लियर है? आते मेरा जोया सामा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद स्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो भी आपकी थर्ड नर्व को कंप्रेस कर सकती है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी कंप्रेस कर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो एक आपने याद रखना है, एक एक पॉइंट, डायबिटिक पेशेंट हो तो सेंटर वाले न्यूरॉन, और जो दूसरा बाहर वाले न्यूरॉन जोड़े, वो सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन आता है वही आता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वाला, एनोरिज्म ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थर्ड नर्व पाल्सी। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, थर्ड नर्व
साल से। ये देखो, जरा गौर से देखना, ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये वाली, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, posterior communicating artery aneurysm. Look, ये आपकी ओकुलोमोटर में जा रही है, ये इसके नेड़े नेड़े posterior communicating artery, ये फूल गई है। एनेरिज्म होता है कोई आर्टरी फूल जाए, ये आपकी एनेरिज्म, आपको ये फूला हुआ पार्ट नजर आ रहा है आर्टरी का, posterior communicating artery का एनेरिज्म नजर आ रहा है। Yes, sir. ये किसको कंप्रेस कर रहा है, ये नीचे कौन सी नर्व गुजर रही है? Third. यस, आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व। बहुत आज सर मैं आगे पढ़ना नमाज है पढ़ लूं? जी, बहुत सर, आज आगे बहुत पढ़ना है। है सर बहुत है, थक गए। सर की मोर देन इनफ है सर, काफी सर क्या ही याद। हाफिज सर, हैव अ नाइस टाइम सर। बाकी लोग जी। Yes, सर जी sir. बहुत है। हेलो, काउंसलिंग नहीं करनी सर इनफ है आज के लिए। अच्छा, मुझे ना, चलो ठीक है, जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो ऑफ कर लो, बाकी लोग बैठे रहो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे वो लोग बताएं, बाकी लोगों का ऑफ है, जिन्होंने ऑफ करना वो ऑफ कर लें। बाकी मुझे ये बताएं कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पीएमडीसी की तरफ से डाउट है कि पता नहीं पेपर होता है कि नहीं होता? जी फिरोज, कौन कौन से लोग हैं? सर जिले पहले नंबर पे। बाकी लोग? सर कहना Yes, क्या sir. चाहते हैं? भी सर। चलो अब मेरी बात सुनो। अब देखो, आप सब लोगों को ना पहले नंबर पे एग्जाम तो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आपका पेपर ना हो, इसलिए ये ज़हन से निकाल दो। कोई 2 महीने ठहर के हो जाएगा, लेकिन अलाउ कर देंगे। पहले नंबर पे तो ये ज़हन से निकाल दो। आप अपनी एनएलई की तैयारी फुल फ्लैज रखो, पेपर आपका होना है, 100% होना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो लोग आप में से प्लैब देना चाहते हैं, सबसे पहले देखो, प्लैब आज बुक करवाते हो तो 6 महीने साल बाद की सीट मिलती है। जिन लोगों ने प्लैब देना है उसका ओईटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ओईटी की तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी आपके प्लैब की तैयारी से, बल्कि ओईटी की तैयारी करोगे जिस तरह हम ये चीजें कर रहे हैं बारीकी में, इससे आपकी प्लैब की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। प्लैब बच्चों वाला पेपर है, आप प्लैब के एमसीक्यू करोगे आपको बहुत इजी लगेंगे। अच्छा, अब होगा क्या 24 नवंबर को आप लोगों का पेपर है, जिन्होंने कमिंग जो है वो एग्जाम देना है। 24 नवंबर तक आप अपनी करो फुल फ्लाई तैयारी सिर्फ ओईटी की। कोई दुनिया का पेपर देना है ना, फिलहाल ज़हन से निकाल दो जिन्होंने 24 नवंबर को ओईटी देना है, ठीक है। वो ओईटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी एनआरई देना है। जिन्होंने पीएमडीसी देना है वो 24 अक्टूबर नवंबर तक एनआरई पढ़ें। पहला पॉइंट, एनआरई पढ़ें, पेपर पास कर लें, 24 अक्टूबर को दे दें, पीएमडीसी पास हो जाए। उसके बाद ये 2 महीने में आप सबको ये कहूंगा, हाउस जॉब ना करो। हाउस जॉब करोगे तो पढ़ा नहीं जाना, जीरो हो जाएगी स्टडी, जो पढ़ा भूल जाएगा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मिल जाता है, हाउस जॉब की रोटेशन मिल जाती है, अंदर खाते काम कराओ, मिल जाती है सब कुछ। अब मैं वो फर्दर चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सब कुछ हो जाता है जी। जुनेद, बात क्लियर है? हाँ जी सर समझ गया। सब कुछ हो जाता है, सिर्फ आपने करना क्या है, आप अपनी हाउस जॉब को 2 महीने के लिए डिले कर दो, क्योंकि जो पढ़ा है वो भूल जाना है, और हाउस जॉब में पढ़ा कोई नहीं जाना, और थका हारा बंदा आता है, पढ़ा कोई नहीं जाता। तो आपके जेहन में स्ट्रेस होगी कि यार हाउस जॉब भी चल रही है, पेपर फेल हो गया है,
तो आपसे ना हाउस जॉब पूरी होनी है, ना पढ़ा जाना है, आपने डाउट में रहना है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे बचेगा नहीं, क्योंकि पूरा हाउस जॉब का 1 साल आप फिर पढ़ नहीं सकते, पेपर पास नहीं होना, वो हाउस जॉब भी पूरी हो जानी है, एनआरई भी रह जाना है, वो फिर हाउस जॉब के बाद फिर किताबें लेके बैठे रहोगे एनआरई के लिए कि अब एनआरई पास, क्योंकि हाउस जॉब स्टार्ट हो गई ना, समझो पेपर गया आपका, अगर आपकी तैयारी नहीं है। अच्छा, इसलिए 2 महीने आप सब लोग बैठ जाओ चुप करके, कोई आग नहीं लगी हुई, कोई स्टेथ डालने का जो गले में शौक है ये भूत सर से उतार दो, ठीक है, ये स्टेथ का ही शौक है, ये तस्वीरें खींचने का शौक है हाउस जॉब का, और कुछ नहीं है। 2 महीने बाद हाउस जॉब करो, पेपर दो, हाउस जॉब स्टार्ट कर दो। हाउस जॉब आपकी जैसे स्टार्ट होगी, जैसे आपका एनआरई हो जाता है, एनआरई 2 देने की जरूरत नहीं है, वो हाउस जॉब के मिड में देना, जाके पहले सर्जरी की और मेडिसिन की रोटेशन कर लेना, पहली 2 रोटेशन सर्जरी की रखना और मेडिसिन की रखना, और हाउस जॉब स्टार्ट कर देना, और हाउस जॉब में ये 2 रोटेशन करना, उसके बाद एनआरई स्टेप 2 दे देना, ठीक है। अच्छा, अगली बात, जैसे ही आपका एनआरई 2 ये हो जाता है ना 24 नवंबर को, ओईटी की डेट बुक कराओ, मैक्सिमम 20 से 25 दिन की तैयारी है ओईटी की, ओईटी दे दो, आपकी हाउस जॉब के फर्स्ट मंथ में आपका ओईटी पास हो। मई 2025 की प्लैब की सीट अनाउंस हो गई है, आपने प्लैब की सीट 24 नवंबर को पेपर दे के दिसंबर में ओईटी क्लियर करो अपना, दिसंबर में आपने प्लैब की सीट ले लेनी है। वो जो दिसंबर में आपने प्लैब की सीट ली है ना, वो 2025 के नवंबर दिसंबर में मिलनी है आपको। प्लैब की सीट अभी बुक कराओगे तो हाउस जॉब के एंड पे आप प्लैब दोगे, मतलब या तो ऐसा भी होगा, आप प्लैब बुक करवा लोगे ना दिसंबर में, तो आपका जो प्लैब की सीट मिलनी है वो आपको हाउस जॉब के बाद जाके आपका प्लैब वन होना है, तो इसीलिए प्लैब बुक करवा लो सब लोग दिसंबर के अंदर, नवंबर में ओईटी निकालो, नवंबर में ओईटी निकालो और दिसंबर के अंदर ओईटी क्लियर करो, दिसंबर में आप प्लैब की सीट ले लो, और दिसंबर के अंदर जब आप प्लैब की सीट ले लो, हाउस जॉब आपके चल रही है, हाउस जॉब के दौरान ही आप अपना एनआरई 2 निकालो, और जब आपकी हाउस जॉब एंड होगी तब आप प्लैब देने जोगे बन जाओगे। और प्लैब की तैयारी ऐसी है कि ड्यूरिंग हाउस जॉब हो जाएगी, रोजाना आप 10-15 एमसीक्यूज करते रहना, पूरी हाउस जॉब के दौरान आपकी प्लैब की तैयारी हो जाएगी। ये ब्रोस क्लियर है, मेरी बात समझ आइए? यस सर। अच्छा, अब मसला यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आपने हाउस जॉब स्टार्ट कर दी, एनआरई रह गया, क्या आप प्लैब बुक कराओगे जब तक एनआरई पास नहीं होगा? कराओगे बुक? नो सर। कभी नहीं कराओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, आपने कहना यार एनआरई तो होया नहीं, प्लैब की करना, बंदा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है ना, मॉरली डाउन हो जाता है। अब इस सारे सिनेरियो में होगा क्या, आपने पूरी हाउस जॉब में आपने एक डिप्रेस रहना है कि यार एनआरई पास नहीं आया, और उस डिप्रेशन के चक्कर में आपने हाउस जॉब गुजार देनी है, एनआरई कोई नहीं पास होना, मोस्टली ऐसे होता है, क्योंकि पढ़ा तो जाएगा नहीं हाउस जॉब में एनआरई जितना, तो इस वो आपका ना एनआरई होना है, वो रो के एनआरई होना है, तब तक प्लैब की सीट नहीं बुक, फिर हाउस जॉब के एंड तक आपका एनआरई अगर क्लियर करते हो, फिर प्लैब की सीट अगर हाउस जॉब के एंड पे लोगे तो फिर प्लैब दोगे कब? 2027 में। अभी आप अगर दिसंबर में प्लैब बुक करवाते हो तो 2025 के एंड पे जाके आपका प्लैब वन होना है, 2026 के मिड में आपका प्लैब 2 होना है, 2026 के एंड पे आपको जीएमसी की रजिस्ट्रेशन मिलनी है, 2027 में आपको जॉब मिलेगी, वो भी बहुत कोई रूल के, 2027 के एंड पे आप यूके जाओगे। ये तब का टाइम पीरियड है अगर आप इस दिसंबर में प्लैब बुक करवाते हो, और अगर आप हाउस जॉब के बाद प्लैब बुक करवाओगे 2028-29 तक बात जाएगी, और ये लिटरली जाएगी, ये सिर्फ मैं कहानियां नहीं करा रहा, आपको बता नहीं रहा, ये टाइम पीरियड है जो प्लैब वन आपका हाउस जॉब के मिड में
मैक्सिमम एंड पे हुआ हो, उसके बाद हाउस जॉब मुकाओ, प्लैब 2 देने यूके जाओ, प्लैब 2 दे के यूके से वापस आ जाओ, आपका प्लैब 2 आपके हाउस जॉब के बाद विद इन 3 to 4 मंथ्स आपके पास प्लैब हो, ताकि उसके बाद आप अपना यूके की तैयारी करो। तो ये आपको 2026 आ जाना है। बात समझ आई है मेरी सब लोगों को? यस सर। इसीलिए आपकी हाउस जॉब स्टार्ट होती है जी दिसंबर में, 2025 के दिसंबर तक आपकी हाउस जॉब जाएगी। 2025 में आपकी दिसंबर की हाउस जॉब जाएगी। आप कहते हो यार अच्छा मैं अब ओटी दे देता हूँ। 2025 के दिसंबर में ओटी दिया, 2026 के जनवरी में आप प्लैब बुक करोगे, 2027 के जनवरी में प्लैब 1 दोगे, 2027 के सितंबर में प्लैब 2 दोगे, 2028 में आपको प्लैब की रजिस्ट्रेशन मिलेगी, 2029 में यूके जाओगे। कहां पर गेम चली गई? बात समझ गया? सर अगर यूएसएमएलई का भी बता देगा थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ, यूएसएमएलई वालों का तो बड़ा क्लियर है। पहले नंबर पे मेरी बात सब लोग सुन लो। अब जो लोग हैं यूएसएमएलई वाले, मैं उनको हाउस जॉब रिकमेंड नहीं करता, ना करें। देखो मेरी बात सुनो, यूएसएमएलई बेस्ट क्या होता है कि आप 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस में, जिस तरह ये गौस है, बाकी लोग भी ऐसे ऐसे मुझे आइडिया हो जाएगा कि इनका पोटेंशियल क्या है। तो 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस, 4th ईयर एंड आपका यूएसएमएलई स्टेप 1 पास हो, पास फेल होता है उसमें मार्क्स नहीं होते, गो फॉर इट। जो 4th ईयर एमबीबीएस में, उसके बाद आपका आता है इंटर्नशिप ईयर। जो लोग इंटर्नशिप ईयर में है, पाकिस्तान आए, इंटर्नशिप का सोचना भी नहीं है, करीब भी नहीं जाना इंटर्नशिप का, पूरा 1 साल घर बैठे, पूरा इंटर्नशिप का 1 साल घर बैठे। 4th ईयर में यूएसएमएलई स्टेप 1 पास हो, इंटर्नशिप का पूरा 1 साल जो डिग्री मिलने से पहले होता है, वो यूएसएमएलई स्टेप 2 बैठ के पढ़े। उसके बाद डिग्री लेके आके हाउस जॉब नहीं करनी। जो हाउस जॉब में 1 साल जाया करना है, वो स्टेप 2 पे ही देना है। आपका इंटर्नशिप का ईयर और आपका हाउस जॉब का ईयर, ये आपका यूएसएमएलई स्टेप 2 पे फोकस हो। 2 साल आपने देने यूएसएमएलई स्टेप 2 को, और ये 2 साल में कौन सा 1 साल? फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस, जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं, द ईयर ऑफ हाउस जॉब। क्योंकि जब यूएस से जाना है ना, उन्होंने नहीं पूछना आपसे आपने हाउस जॉब की है, उन्होंने ये देखना है इस बंदे ने एमबीबीएस किया है 2025 में, ये यूएसए में अप्लाई कर रहा है 2026 में, उन्होंने कहना आ जाओ। यूएसए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, उसके बाद आपने यूएसए में स्पेशलाइजेशन। अब मैं हूं 2017 की ग्रेजुएशन है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मुझे एक बात परेशान करती है, 2024 आ गया, मुझे उन्होंने पूछना है कि 8 साल कहां सोए रहे हो, 5-6 साल से कहां सोए रहे हो। तो मैंने अब कहानियां करानी है कि जब इंटरव्यू आते हैं ना उधर हॉस्पिटल से, मैंने उनको कहना है मैंने पाकिस्तान में अपनी स्पेशलाइजेशन की है। ये मेरी चीज थोड़ी हेल्प करेगी कि मैंने अपना जो एमबीबीएस के बाद से यूएस से जाने तक का जो अंदर गैप है, मैं कहूंगा कि मैंने पल्मोनोलॉजी में पाकिस्तान में ट्रेनिंग की है, जस्टिफाई होगा। फिर भी मुझे उतना फायदा नहीं जितना आपने एमबीबीएस किया 2024 में और आप यूएसए में इंटरव्यू दे रहे हो जॉब के लिए 2025 में, आपको मुझसे ज्यादा फायदा होना है। बात समझो? इसलिए यूएसए में मैटर करता है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और उसके बाद आप अप्लाई कब कर रहे हो। इसीलिए जो लोगों ने यूएसए जाना है, जहन से निकाल दें हाउस जॉब, जहन से निकाल दें इंटर्नशिप। आपका 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस यूएसएमएलई स्टेप 1 पास हो, इंटर्नशिप ईयर आपका यूएसएमएलई स्टेप 2 की तैयारी पे गुजरे, हाउस जॉब का ईयर आपने हाउस जॉब नहीं करनी, आपकी यूएसएमएलई की तैयारी पे गुजरे। होगा क्या? यूएसएमएलई स्टेप 2 जब आपका हो जाएगा ना, फिर हाउस जॉब स्टार्ट कर दो, फिर हाउस जॉब स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि यूएसएमएलई स्टेप 2 के बाद जो आगे की गेम है ना, वो आप हाउस जॉब के दौरान कर सकते हो। इसीलिए
और अब जिस तरह आप लोग जो हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं, अंदर से 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो यूएसएमएल देना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लड़कियां लड़के डिग्री लेके आ गए हैं, मैं उनका नाम नहीं बता रहा क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो अब आप में से जो लोग डिग्री ले आए हैं, पहले नंबर पे तो आपके ध्यान में होना चाहिए यूएसएमएल स्टेप 1 आपको 6 लाख चाहिए, यूएसएमएल स्टेप 2 आपको 6 लाख चाहिए, यूएसएमएल स्टेप 3 आपको 6 लाख चाहिए, यूएस से जाने की टिकट आपको 6 लाख चाहिए, यूएस में रहने का खर्चा आपको 20 लाख चाहिए, 15 से 20 लाख चाहिए जो आपने उधर जाकर ऑब्जर्वरशिप करनी है। ओवरऑल यूएसएमएल 60 लाख की गेम है। स्टेप 1 यूएसएमएल से लेके उधर इंटरव्यू तक, जॉब मिलने तक, पीजी ट्रेनिंग मिलने तक टोटल 60 लाख की गेम है। ये 60 लाख एक टाइम पे नहीं लगना, पहले साल में आपका 6 लाख ही लगना है। सेकंड जो स्टेप 2 यूएसएमएल देना है उसमें भी आपका 6 लाख लगना है। ये बाकी जो 40-45 लाख है ना, ये आपका उस वक्त लगना है जब आपने यूएसएमएल स्टेप 3 देने यूएस से जाना है, उसी एक साल में आपने यूएसएमएल स्टेप 3 भी देना है, उसी साल में आपने यूएसए की 6 लाख की टिकट भी लेनी है, उसी साल में आपने यूएसए के खर्चे भी उठाने हैं, और उसी साल में आपने जो अप्लाई करना है उसका $4-5 हज़ार लग जाता है। 15 से 20 लाख तो अप्लाई करने का लगता है आपको हॉस्पिटल में। तो जो पहले 2 साल की गेम है ना, वो है 6-6 लाख। यूएसएमएल स्टेप 1 पहले साल 6 लाख, यूएसएमएल स्टेप 2 पहले साल, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 6 लाख, 5 से 6 लाख, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये रखना है कि आप जब यूएस से जाओगे क्या आपके पास 40 लाख होगा, 35 से 40 लाख होगा? है तो रिस्क लेना, नहीं है तो पेंडिंग कर दो। इसलिए अब आप में से जो लोग डिग्री ले आए हैं और यूएसएमएल करना चाहते हैं, हाउस जॉब बोल जाए, यूएसएमएल स्टेप 1 करें। आप में से फॉर एग्जांपल जिस तरह जुनेद है, जुनेद कहता है मैंने यूएसएमएल स्टेप 1 करना है, जुनेद एनआरई भी जेन से निकाल दे, एनआरई भी जेन से निकाल दो जुनेद अभी फिलहाल, लेकिन एनआरई दे आए। जब आप यूएसएमएल की तैयारी करते हो तो एनआरई कोई चीज नहीं है। अभी आपने अगले 6 महीने जो लोग डिग्री ले आए हैं जिन्होंने यूएसएमएल करना है, अगले 6 महीने में, 6 से 8 महीने में आपने यूएसएमएल स्टेप 1 दे देना है, आपने टारगेट रख लेना है, ठीक है। ये 2024 जा रहा है, आपकी 2025 की जुलाई में आपका यूएसएमएल स्टेप 1 हुआ, आपकी 2025 की जुलाई तक यूएसएमएल स्टेप 1 हुआ, सबसे पहला टारगेट आप सबका ये है जिन्होंने यूएसएमएल करना है। क्लियर है? यस सर। सर इसके साथ साथ वो प्लैब के भी हवाले से भी इससे ड्यूज बता दें। देखो ब्रो, प्लैब के वाले से वही है, पहले तो प्लैब देना है ना, उसके लिए ओईटी करना पड़ेगा। आपके पेपर में रह गए 2 महीने, ओईटी को भी भूल जाओ। 24 नवंबर तक आपने कुछ नहीं करना जिन्होंने प्लैब देना है। 24 नवंबर तक सिर्फ आप अपने एनआरई पे फोकस करो। एनआरई पास हो गया, अगले दिन ओईटी बुक करा लो। एनआरई पास हो गया, ओईटी बुक करा लो, और ओईटी दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में आप प्लैब की सीट ले लो, ठीक है। जिन लोगों ने और पहले से ही कोई आईलेट्स वगैरह क्लियर OET किया होता जरूरी है है? उनके लिए ओईटी आसान होता है कि मतलब वो अलग से एक चीज है? आसान होता है, ओईटी बहुत आसान है, कंपैरेटिवली आईएलटीएस के आसान है। सर मैंने OET प्लैब के वाले से सोचा था कि आईलेट्स ओईटी जरूरी है, ओईटी जरूरी है प्लैब के लिए। प्लैब बुक तो हो गई तब जब ओईटी होगा, ओईटी का प्लैब बुक नहीं होगा। स्टेप 1 का कितना खर्चा आएगा? स्टेप 1